Hello dear students, welcome you all to the Mission Academy online classes. Today we are studying about the economics for class 11 and our new chapter is arithmetic line graph or the time series graph. It is our first part. In this video we are talking the construction of a graph and the rules of the construction of a graph, and after it one variable graph and two or the more variable graphs. These are our today's topic. First of all, we understand about the graphs. So normally graph में चीजें होती क्या है? So normally when the set of statistical data are presented on a graph paper, it is called the graph. तो normally कोई भी डेटा हो हमारे पास, अगर हम उसको क्या करते हैं, उस डेटा को किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं किसी भी फॉर्मेशन में, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का वो हमारा कहता है ग्राफ. इट्स मीन व्हाट कि द स्टैटिकल डेटा का सेंस ये होता है, मैंने आपको पहले बताया स्टैटिकल मींस आर द नंबर्स की बात करता है. नंबर जब तक होंगे, नंबर जितने ज्यादा होंगे वो हमारा स्टैटिकल इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से, लेकिन इन नंबर्स को हम क्या करते हैं किसी फॉर्म ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ग्राफ कहते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन द ग्राफ पेपर we get the different points. जब हम उसको क्या करते हैं, डेटा को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स हमको मिलता है, and each point corresponding to the value of the statistical series. तो हर एक पॉइंट क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल सीरीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि देखिए जो भी चीज आप रिप्रेजेंट करते हो स्टैटिस्टिकल फॉर्मेशन में होता है. by joining we get a line which is so the variable tends to change. अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैंने बोला कि कुछ डेटा हमारे कुछ ईयर्स के अलग अलग है. ये एक डेटा है, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया. तो जब हम इनको क्या करते हैं, इनके सेंट्रलाइज वैल्यू को हिस्टोग्राम में नॉर्मली अगर इनके सेंट्रलाइज वैल्यू को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये हमें बताते हैं क्या, ये वेरिएबल्स बताते हैं क्या चेंजेस उसमें आ रहा है. अगर हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से अगर हम रिमूव करते हैं पॉइंट्स को, तो ये बताया कि पहले हमारी वैल्यूज जो पॉइंट ए हुआ करती थी, ये फिर बी की तरफ मूव करती है, देन सी एंड देन डाउन होना शुरू करती है, ई तक के डाउन करती है. तो इस तरीके का फॉर्मेशन हमने स्टैटिकल न्यूमेरिकल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करके एक पॉइंट को लिया जो अलग अलग वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस के बारे में बताती है, जो डेटा का जो डेटा होता है. ईच पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग and arithmetic value of the variable under the study line, the example of the value of export or import. अब देखिए तो हर एक वैल्यू क्या करती है, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती है. जैसे एग्जांपल लिया गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सिचुएशन की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर देख रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट पहले अच्छा हुआ था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन हो गया. तो ये सिचुएशन इस तरीके को अगर उसको पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, वो ग्राफ की बात करता है. लेकिन अगर देखें नॉर्मली तो आपको याद होना चाहिए कि आपने पढ़ा है कि हमारे पास 4 सेगमेंट होते हैं. जैसे इसमें डायग्राम की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का, जैसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ कॉन्सेप्ट करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ की जब बात होती है तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारे पास एक ग्राफ का लिया गया, ग्राफ पेपर लिया गया, जिसमें नॉर्मली हम देखा कि हमारे पास 4 सेगमेंट होता है. इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे वाई डैश और इसे एक्स डैश. तो यहाँ पे हमारा दोनों y और x, पहले वाले को x और दूसरे वाले को y, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है. इस वाले में फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसमें हमारा जो y और x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है. लेकिन वही सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर बात करें x एंड y की, तो पहले x लिखा जाता है जिसकी वैल्यू माइनस होती है, लेकिन y क्या होता है, प्लस होता है. क्यों प्लस होता है, आप देखिए ये सेगमेंट और ये सेगमेंट जो हमारा पॉजिटिव की तरफ अभी x है तो y है, और x क्या है, इधर पॉजिटिव है. तो इस जीरो से जैसे x इधर जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, और इधर पॉजिटिव ये x है, इधर नेगेटिव है, ये y इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है. तो इस सिचुएशन में देखिए तो ये सेगमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें से x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है. थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो दोनों यानी कि x और y दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारा x क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, और y क्या होता है, नेगेटिव होता है.
तो इस तरीके से देखिए तो हमारे अपने जो कोऑर्डिनेट होते हैं पूरी तरीके से जो चार्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग वैल्यूज के साथ होते हैं। पहले क्वाड्रेंट वो था x एंड y एक्सिस के दोनों सेगमेंट के जो वैल्यूज होती है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ की अगर बात करें तो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। फिर लैंग्वेज लीजिए, कीपिंग इन माइंड द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द डाटा। जब डेटा की हम बात करते हैं तो उसके साइज को दिमाग में रखते हुए क्या करते हैं, अ सुटेबल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर इज अज्यूम्ड एज अ पॉइंट ऑफ। तो एक सुटेबल पॉइंट को हम क्या करते हैं, ये मान चलते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट होगा। किसी से मान लीजिए 0 को मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट है। फिर क्या होता है, पॉइंट O दिखा है इन द existence pictures, ऐसा पिक्चर दिया गया था, horizontal और vertical lines and texting through this points are so the bold line। यानी कि ये जो लाइन है जो इस पॉइंट से होकर निकल रही है, हमको जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट की, यानी कि ये O पॉइंट हमारा, इसको जब भी x एक्सिस को और y एक्सिस को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बोल्ड लाइन में होना चाहिए ताकि वो डिफरेंट दिखे बाकी के डेटा से। और ये भी कहता है these bold line are called axis। तो इन बोल्ड लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। जो हमारा क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। और ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मींस व्हाट कि 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करने का करते हैं। इवन these axes divide the planes of a paper into 4 parts। अब ये क्या है, मान लेते हैं ये प्लेन पेपर है, तो ये एक्सिस क्या करता है, उस प्लेन पेपर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का कर लेता है। और ये भी कहता है कि ईच इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। और हर एक को क्या कहते हैं, ये जितने भी सेगमेंट है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 1, ये सारे सेगमेंट क्या है, हर एक हिस्सा एक क्वाड्रेंट है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ। तो हम ग्राफ को जब बनाते हैं तो किन रूल्स को हमें फोकस करना चाहिए। उससे पहला आता है हेडिंग। एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ सुटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग। सो हर एक ग्राफ का क्या होना चाहिए, एक सुटेबल हेडिंग चाहिए जो उसके डिटेल को रिप्रेजेंट कर सकता हो। द हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरीज अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ। तो हेडिंग कैसा होना चाहिए, वो जो हम खुद बना सकते हैं, और इसमें कैसे को रिप्रेजेंट करना होना चाहिए, वो उस ग्राफ में जो डेटा को, मान लीजिए हम यहाँ पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये साफ साफ ग्राफ बता रहा है कि ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाने वाला है वो किसका है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स का है जो स्टूडेंट्स ने अचीव किया हुआ है। यहाँ पे कहता है चॉइस ऑफ स्केल। स्केल हमारी कैसे होनी चाहिए, तो नो डाउट अगर हमारे पास नंबर स्मॉल है तो स्केल हम छोटा ले सकते हैं, लेकिन नंबर अगर बड़ा है तो स्केल को भी बड़ा लेना पड़ता है। वन शुड फिक्स एन एप्रोप्रिएट स्केल ऑन व्हिच द डाटा शुड बी प्रेजेंटेड। यानी कि एक ऐसा स्केल होना चाहिए, फिक्स स्केल होना चाहिए जिस पर हम डाटा को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके। एन एप्रोप्रिएट स्केल इज अ वन बाय व्हिच द एंटायर डाटा आर इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। यानी कि डेटा ऐसा होना चाहिए, स्केल ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे के सारे डेटा क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ पे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 में अगर हमारे पास क्वांटिटीज है तो हम 100 का ले सकते हैं, 1000 का ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 10, 20, 50 में है तो उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द ग्राफ शुड बी ऑन द मिडिल ऑफ द ग्राफ पेपर टू मेक इट एक्सेप्टेबल। और ये ग्राफ का जो सेगमेंट होता है शुड बी ऑन द मिडिल ऑफ द ग्राफ पेपर। जो ग्राफ हमारा जनरेट है तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, मिडिल ऑफ द ग्राफ पेपर, यानी इस बीच से स्टार्ट होना चाहिए, जो क्या करता है उसको अट्रैक्टिव बनाने का भी काम करता है। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस की बात करें कैसा होना चाहिए, तो नॉर्मली कहता है एज फॉर द पॉसिबल द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 टाइम इज लेंथ देन y एक्सिस। अगर देखें तो हमारी जो x एक्सिस की जो लेंथ होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए, किससे, y एक्सिस से, यानी कि थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए और y एक्सिस बड़ी होनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं फोर्थ फैक्टर।
तो मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हम अगर किस तरीके से मेथड मतलब कौन से ऐसे चीजों को जब नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो क्या करेंगे। द इकोनॉमिक्स ऑफ अ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आर जनरली पॉजिटिव। अगर देखें तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उनको हमें कहां प्रेजेंट करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट करना चाहिए। दीज आर टू बी according to the point of the origin is fixed to the left and lower point of the graph। देखिए तो क्या है, लेफ्ट साइड की अगर बात करें क्या लिखा गया है, these are presented in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में को प्रेजेंट करेंगे क्योंकि ज्यादा क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, वो क्या होती है, पॉजिटिवली ही होती है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज फिक्स्ड टू द लेफ्ट एंड लोअर पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये फिक्स होता है नॉर्मली, और लोअर पॉइंट क्या होता है, ग्राफ होती है, ये क्या होती है, लोअर पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। ऑन द एक्स एक्सिस द पॉइंट इज प्लॉटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर एक्स एक्सिस देखें तो ये क्या है, यहां से शुरू होता है, ये लोअर सेगमेंट होता चला जाता है, ये भी लोअर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करता है या अपवर्ड की तरफ मूव करता है, किधर, वाई एक्सिस पे। अब हम बात करते हैं लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे पास लाइन कैसे कैसे होते हैं, नॉर्मली देखें तो लाइन हमारा डॉटेड होता है, ब्रोकन लाइन होता है। ब्रोकन लाइन का सेंस क्या है, जब ब्रोकन लाइन की बात करते हैं ब्रोकन लाइन कुछ इस तरीके से होती है। फिर उसके बाद हम लाइन को डिफाइन करते हैं। देखिए ये एक अलग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अगर हमारी एक साथ कई इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमारा हो सकता है या बोल्ड लाइन। तो बोल्ड लाइन हम ऐसे एक मोटा सा लाइन खींच सकते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करें डॉटेड लाइन, तो ये डॉट डॉट वाइज हो सकती है। इस तरीके से हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग लाइंस को यूज कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ डाटा की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है इट वुड बी यूजफुल टू गिव द टेबल ऑफ डाटा अलॉन्ग विद द ग्राफ ऑफ डाटा। यानी कि जो टेबल हमारा है, जो फॉर्मेशन जिसकी फॉर्मेशन मान लीजिए हमने क्या किया, कुछ डेटा ले रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रखा और उनके मार्क्स ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से ही सारी चीजें होनी चाहिए। और ये भी कहता है दिस हेल्प द वेरिफिकेशन ऑफ द ग्राफ, और वो क्या करता है, इस ये हमारे ग्राफ को वेरीफाई करने का भी काम करता है। इससे हम ग्राफ को वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं यूजेज ऑफ अ फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई डेटा हमारे पास है और हमने जो ग्राफ लिया हुआ है वो नॉर्मली बिगनिंग से लेते हैं, तो मान लीजिए हम 0 से लेते हैं, 0 10 20 इस तरीके से लेते हैं। तो स्केल हमको ज्यादा लेना है, तो हम 0 से मान लीजिए 1000 पे जाना चाहते हैं क्योंकि डेटा हमारा 1000 के बाद है। तो इस तरह के फॉर्मेशन को अगर हम x एक्सिस पे करते हैं, यानी कि x एक्सिस की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, हम इस तरीके के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, इसको x एक्सिस पे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे जैसा कि आपके बुक में बनाया हुआ है इस तरीके के फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि हाँ हमारा 0 है, इसके बाद हम 1000 तक पहुंच गए, यानी बीच में हमारा बहुत लंबा गैप है जिसका रिलेशनशिप हमारे अपने डेटा के साथ जनरेट नहीं होता है। यही चीज अगर मान लिया हम ये x एक्सिस पे हो गया, x एक्सिस पे हम किसको ऐसे कर दिखाएंगे, एक कट ऑफ होता है, ठीक। लेकिन y एक्सिस पे क्या करेंगे, y एक्सिस पे भी कई बार क्या होता है, डेटा हमारा पहले 1000 से यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ी हमको 1 2 से स्टार्ट होगा, पॉसिबिलिटीज है कई बार कि वो ज्यादा नंबर से स्टार्ट होता है। तो जिस ज्यादा नंबर से स्टार्ट होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लैश कर देते हैं, ऐसे डबल स्लैश करने की सिचुएशन क्या होता है, ये भी बताता है कि हमारा अभी बीच में क्या है, नीचे के नंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन जिनका रिलेशनशिप हमारे ग्राफ के साथ नहीं आता है। सिचुएशन यहाँ पे क्या है, इफ द वैल्यू इज इन अ सीरीज आर वेरी लार्ज, जो सीरीज दिया गया उसमें वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल वैल्यू एंड 0 इज हाई। और दोनों जो 0 है या हमारा वो सेगमेंट की बात करें, इससे और उस वैल्यू के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। कहता है एंड इफ दीस वैल्यू आर टू बी इंडिकेटेड ऑन द y एक्सिस, अगर इन वैल्यूज को हम y एक्सिस पे इंडिकेट कर दें तो कहता है
ग्राफ दैट द वैल्यू ऑफ y एक्सिस इज समवेयर अबव द O पॉइंट, यानी कि ये O पॉइंट जो हमारा है इससे कुछ अलग होगा। तो अभी इसके किस तरीके का अलग होगा, हम क्या करेंगे उसको ऐसे स्लाइस कर देंगे। जैसे इसमें कहता है टेक इलस्ट्रेशन ऑफ सपोज दैट 2016 the 35,000 tons of a sugar is demanded and 17 में 35,200 tons sugar is demanded। और इस तरीके से देखिए तो अलग-अलग टन्स का हमारा डिमांड है यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में क्या है 35,000 को हम लिख नहीं पाएंगे इसमें, यानी कि आप 1 2 3 लिखे तो 35,000 के कॉलम्स आपको यूज करने पड़ेंगे, जब पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम उस सीधे पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लैश कर लेते हैं, जिससे जैसे यहाँ पे किया हुआ है यहाँ पे एक स्लैश कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे हमारा क्या है, डेटा बहुत बड़ा है और हाई लेवल से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें f पॉइंट टू ड्रॉ a line or curve, तो कहता है we mark different point on the different graph papers compression corresponding to the different value of a series। अगर हम देखें अलग-अलग पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है, अलग-अलग सिचुएशंस के बारे में बात करता है ग्राफ, जो कि क्या है अलग-अलग वैल्यूज सीरीज वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, टू these points are joined to make a line up। अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे कर रहे हैं, ये दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करने के बाद क्या कर रहा है, एक कर्व बना रहा है या एक लाइन बना रहा है। फिर कहता है it should not be of a different thickness at different point। अब इसमें क्या होना चाहिए कि इनको अलग-अलग थिकनेस के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए, अलग-अलग पॉइंट में जो हमारी थिकनेस है, ठीक है, या अलग-अलग सिचुएशन है, उसमें अलग-अलग ड्रॉ लाइन के थ्रू या अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स जो लाइनिंग होती है हमारी उसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। हम बात करते हैं अब वन वेरिएबल की जब बात करते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन जो होता है ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का वो केवल एक ही होता है। तो वन वेरिएबल ग्राफ आर दोस ग्राफ इन व्हिच द वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल आर शो विद द रिस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, मंथ दिया है और दिया प्रोडक्शन दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो हमने इसमें ईयर कर लिया या मंथ कर लिया, जो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एटलीस्ट जून, और उसके बाद क्या है प्रोडक्शन है, एटलीस्ट ठीक है 12.5 से 15 तक है, तो हम 15 तक काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 हमने सिंगल कैच कर लिया। हमने 15 तक लिया। अब इसमें क्या है जनवरी में हमारा क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। द फॉलोइंग टेबल आर शो द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिटवीन जनवरी टू जून। जनवरी से जून के बीच में जो प्रोडक्शन है किसी फैक्ट्री का उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द वन वेरिएबल, और ये कि एक वेरिएबल है किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये क्विंटल्स में है, ठीक है, अब क्विंटल्स में है तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, 7.5 है, 5 है, 10 है, 12.2, तो हम यहाँ लिख लेंगे ये मंथ हो गया, और प्रोडक्शन यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्शन। अब किस में है, किस फॉर्मेशन में है, इन क्विंटल्स, क्विंटल्स में। तो अब जनवरी में देखिए कितना है, जनवरी में 5 क्विंटल्स है, तो जनवरी में 5 क्विंटल्स लगा लिया, ठीक है। इसके साथ देखें फरवरी में 7.5 है, तो इस फरवरी में हमने 7.5 लगा लिया। मार्च में देखें तो 5 है, तो मार्च में हमने 5 लगा लिया। देन अप्रैल में 10 है, तो अप्रैल में हमने 10 लगा लिया। एंड आफ्टर दैट 12 मई में क्या है, 12.5 है, तो मई में हमने 12.5, और जून में 15 है, तो हमने जून में 15 लगा लिया। तो हमारा देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्केल
कॉपी भी करेंगे या प्रॉपर ग्राफ में करेंगे वो डिफरेंट होगा, बट एटलीस्ट ये कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो ये क्या है कि एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसलिए क्या कहते हैं वन वेरिएबल ग्राफ कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए ग्राफ किया गया है, द प्रेजेंटेशन ऑफ दीस डाटा इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉल्स लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या फॉल्स लाइन को एक जो हमने फॉल्स लाइन की बात की थी वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दूसरा था। तो यहाँ पे क्या था फर्स्ट डिफरेंट बिटवीन द मिनिमम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात कर रहा जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे फॉल्स लाइन की बात की है, यहाँ पे हमारा 13 14 है, 14 15 15 16 से ईयर दिया गया है और अलग-अलग प्रोडक्शन दिए गए हैं। तो हमारा फॉल्स लाइन का सेंस क्या है कि अगर यही प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो तो हमने क्या करना है यहाँ पे एक ऐसे लाइन को खींच देना है, वो फॉल्स लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं टू और मोर दैन टू वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो कैसे होगा। यहाँ क्या है, these are the graph in which the value of two or more variables are simultaneously shown with the respect to the some period of time। यानी कि दो या दो से अधिक वैल्यूज को किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है द प्रोडक्शन एट द स्केल ऑफ द फैक्ट्री इन द डिफरेंट months would make two variables। अगर हम अलग-अलग महीने में प्रोडक्शन की बात करें या दो अलग-अलग फैक्ट्री की बात करें तो अलग-अलग महीने में जो वो रिप्रेजेंटेशन एक ही महीने में अगर अलग-अलग प्रेजेंटेशन करती है अलग-अलग प्रोडक्शन करती है तो वो दो अलग-अलग वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ बात करें हमने बात की कि दो अलग-अलग फैक्ट्रियां, अब प्रोडक्शन और सेल्स की बात है, एक ही फैक्ट्री है तभी या दो अलग-अलग फैक्ट्री होती तभी। यहाँ पे अगर हमारी प्रोडक्शन और सेल्स है तो सिचुएशन में क्या है हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की बात करता है। तो यहाँ का प्रोडक्शन क्या है अगर देखें तो ये हमारा हो गया मंथ और ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। क्विंटल में है तो वो तो आपको पता ही है क्विंटल में पहले वाला। अब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो किस फॉर्म में सब रहता है तो फिर नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। अब इसमें से पहले हम क्या करेंगे y एक्सिस को या फिर प्रोडक्शन को पहले रिप्रेजेंट करेंगे तो या प्रोडक्शन एंड कर लेंगे इसको क्या सेल्स। प्रोडक्शन और सेल्स दोनों हैं। जब प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो जैसे कि अगर आप देखें यहां पे सॉरी इसको पहले देख लीजिए। यहां पे तो प्रोडक्शन हमारा क्या था पहले हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ले लिया तो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 5 यूनिट जनवरी में। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें हैं, या तो हम जीरो से स्टार्ट करिए तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम जनवरी यहाँ से स्टार्ट कर लें अलग से यहाँ से जनवरी से जीरो वाले पॉइंट पर लिए तो जनवरी में हमारा 5 पॉइंट से स्टार्ट होगा। अगर ये जनवरी यहाँ होती तो यहाँ से स्टार्ट होता, उसमें कोई डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए हमने क्या किया जनवरी लिया यहाँ से फिर 5 पॉइंट्स में 7.5 हो गया एंड देन आफ्टर 5 मार्च में देन अप्रैल में 10 आफ्टर दैट 12.5 मई में एंड जून में 15। तो ये हमारा हो गया पहला वाला राइट। देन सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है जनवरी में वो सेल्स हो रहा है वो 7.5 हो गया। अब यहाँ पे जब भी हम करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज यहाँ से शूट करते हैं तो यहाँ आएगा और यहाँ शूट करेंगे तो यहाँ आएगा। ये 5 हो गया देन 7.5 then again 5 and it is 10 and 12.5 and ये 15 हमारा। इस तरीके से इन पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे। अब पहले हमारा आता है 7.5 देन उसके बाद क्या था 10 आता है तो 10 को ले लेंगे। 10 के बाद 7.5 फिर हमारा आ रहा है जैसा कि हमारा पहला प्रोडक्टिविटी कह रहा है जैसा कि यहाँ पे कह रहा है। देन आफ्टर इससे क्या 7.5 के बाद देखिए 12.5 इसमें आ रहा है 12.5 एंड आफ्टर दैट 15 और उसके बाद 17.5। तो अब यहाँ पे दोनों सेम लाइन तो नहीं हो सकते, ऐसे अगर हम बना दें दोनों में डिफरेंस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड वाइज या फिर ब्रेक लाइन में यूज कर सकते हैं, ब्रेक लाइन में हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ब्रेक लाइन में हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली बना सकते हैं। तो ये हमारा लाइन अलग ये डॉटेड लाइन हो जाएगी। ये हो गया हमारा 7.5, ये हो गया 10, ये हो गया 7.5, ये हो गया 12.5, ये हो गया 15 और ये हो गया 17.5। तो इस तरीके से एक से अधिक डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया है। आई होप सो कि आपको समझ में आया। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव any type of the problems or the query, you should be concerned through the Google Classroom. Thank you.